Equilibrium of concurrent forces. Equilibrium of concurrent forces. We have to know at first what is equilibrium and concurrent forces. Equilibrium means the many forces acting on a body and body remain at rest or moving with uniform motion. Clear? It means equilibrium. Equilibrium means many forces acting on a body and the body remain at rest or moving with uniform motion. या तो रेस्ट पे है तमाम फोर्सेज लगे या तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहे, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब जो फोर्स लग रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, नेट इफेक्ट जीरो हो, उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ध्यान रखना। इसीलिए मेंटली आदमी के इक्विलिब्रियम में जो रहते हैं, सेंस जो होते हैं, उन्हें माना जाता है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहते हैं। मतलब कितने भी चेंजेज आए अपना मेंटल बैलेंस बना कर, जैसे कुछ तुरंत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस के लिए डेली लाइफ में इक्विलिब्रियम मीन्स पेशेंस रखना, हरदम इक्वल पोजीशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि body should remain many forces acting on a body and body should remain at rest or moving with uniform speed, uniform velocity से चलती है। Concurrent forces. What is the meaning of the concurrent forces? हाँ, concurrent कि concurrent means concurrent, उसे हिंदी में सुसंगामी। इसके एक पॉइंट से सारे फोर्सेस जाएं। अगर एक बॉडी हमारे पास यहाँ पे है तो यहीं पर इधर भी लगे फोर्स, इधर भी लगे, एक ही पॉइंट पर कई फोर्सेस लगे, हिंदी में इसको संगामी, एक ही पॉइंट होकर के जाना। मेनी पॉइंट मीन्स मेनी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। टोटल मीनिंग हो गया इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces, मतलब many forces acting on a body and body remain at rest or moving with uniform speed or uniform motion. तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent. This is the meaning of it. Equilibrium of concurrent forces. अब यहाँ पे कई फोर्सेस अगर लग रहे हैं, सपोज फोर्स F1 acts, here F2 acts and here F3 acts. F1 F2 balances F3. यहाँ पे देख रहे हैं ना, it is F1, it is F2 and this is the F3. F1 and F2 balances the F3. F1 F2 का जो रिजल्टेंट सम है, इसको अगर हम रिजल्टेंट सम की बात करें तो कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसे, और उसका रिजल्टेंट, ये इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। पैरेललोग्राम का वेक्टर अगर कंप्लीट करें तो कुछ ऐसा ही बनेगा। दिस इज F1 प्लस F2. इट इज बैलेंस्ड बाय F3. इट मीन्स F1 प्लस F2 it is equal to F3 के बराबर। मतलब F1 प्लस F2 का माइनस F3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि F3 की डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो दोनों का सबका नेट सम F1 प्लस F2 प्लस F3 इट इज इक्वल टू 0। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 पर concurrent forces हैं, एक पॉइंट से होके पास हो रहे हैं, F1, F2 एंड F3। इसका अगर हम ट्रायंगल बनाएं, here F1, this is F1, F2 is this, इस डायरेक्शन में F2, this is F2, here F1 and F2 and F3 downward.
LC. This is F3. This is F1. This is F2, and this is F3. These three forces form the three sides of a triangle which lie in the same order. सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं. तो हमें बताया था कि अगर थ्री साइड्स अगर हों किसी ट्राइंगल के सेम ऑर्डर में हो तो उसका वेक्टर सम a plus b plus c is equal to 0. तो ये हमारे पास हो जाएगा F1. Here you see from the triangle of addition, from triangle law of addition, here F1 plus F2, it is minus F3. F3 ऐसे रिजल्टेंट क्या होना चाहिए का ट्रायंगल ऑफ एडिशन F3 डायरेक्शन होता तो it is minus F3. And so here F1 plus F2 plus F3, it is equal to 0. यही है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. इसकी यूजेज हम डेली लाइफ में बहुत देखते हैं कि अगर किसी वेट को किसी रोप से, ऐसे है रोप, इसे अगर सस्पेंड कर देते हैं तो ये रोप ऐसे लटक जाता है ऐसे, और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है. थ्री फोर्सेज हो जाते हैं. यहाँ पे mg डाउनवर्ड, एक टेंशन इधर लग जाएगा, एक टेंशन इधर लगेगा, टेंशन T1 एंड T2. यही है हमारा, यही है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस. यहाँ पे एक mg डाउनवर्ड है, थ्री फोर्सेस, एक T1 है, एक T2 है, एक mg, थ्री फोर्सेस. एंड इफ वन इज नोन, अदर टू कैन बी कैलकुलेटेड. A theorem is used that is known as the Lami's theorem. To calculate the tension T1 and T2, we use a Lami's theorem. A Lami's theorem, this acts only when three forces act on a body and body is in equilibrium position. So we will use a theorem that is known as the Lami's theorem. Lami's theorem. Lami's theorem है क्या? When three forces acting on a body and body is in equilibrium, then each force, here it is F1, here F2, and here it is F3. So according to Lami's diagram, here F1 it is alpha, F2 it is beta, and F3 it is gamma. F1, F2 and F3. Lami's theorem. According to this theorem, if three forces acting on a body, and body is in equilibrium position, then each force is directly proportional to the sine of the angle between other two forces. Then each force is directly proportional to the sine of
SIN, sine of the angle between other two forces sine of the angle between other two forces, that is F1 upon sine alpha, it is F2 upon sine beta, it is F3 upon sine gamma. राइट अंडरस्टैंड। ये F1 जो होगा इसके अलावा सामने वाले दो फोर्सेस उसके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल, F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा, हियर इट इज F3 अपॉन साइन गामा। और यही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं लामीश थ्योरम। ये डेरिवेशन ऑलरेडी हमने बताया था, ए अपॉन साइन इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसी फार्मूले को यूज किया गया है। और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं कि सपोज यू कैन नोट डाउन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन इट कि इफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज सस्पेंडेड with a rope, if a body of mass 1 kg is suspended with a rope if in equilibrium position, angle made with the horizontal are 30 and 60 degree. Then what will be the tension T1 and T2? Then what will be the tension T1 and T2? What will be the tension T1 and T2? We have to calculate it. हमें सीधे फार्मूला पता है, एंगल हमें निकालना होगा। Yes, 30, 60, so this will be 90 degree. समझा? ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 6. करते हैं तो एंगल है नहीं यार 150 yes here you see this is 60 अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा ऐसे समझ सकते हो ऐसे अगर पैरेलल करो तो अल्टरनेट एंगल 60 हुआ और ये 90 हुआ तो ऐसे कर सकते हो ना समझ में आ रही बात तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 150 ना और यही तो हम इधर भी कर सकते हो थोड़ा सा ऐसे करके कि 30 दिस इज आल्सो 30 190 ऐड करो 120 हाँ तो ये एंगल हो जाएगा समझ आई बात हियर 1 kg mg होता है ना 1 g को अगर 10 ले लिया जाए that will be 10 Newton. So हमारे पास using the Lami's theorem, here using Lami's theorem, हमारे पास T1 upon sin 150, it is equal to T2 upon sin 120.
it is T3 upon sin 90. T3 is T3 नहीं कर सकते हैं, md कर सकते हैं, md का मतलब 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 10 लिख लो कोई बात नहीं, हमने 10 यहाँ लिया हो तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी sin 150, sin 30 होता है ना, तो सब जानते ही होंगे, सब लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, तो sin 150 मीन्स sin 180 माइनस 30, तो sin 30, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन sin 30, sin 120 मीन्स sin 60, T2 अपॉन sin 60, and it is equal to 10 upon sin 90, sin 91, it is 10. Therefore, T1 is equal to 10 sin 30 और 1/2 तो 5 न्यूटन हो गया और हमारे पास हो गया 5 न्यूटन और T2 is equal to 10 sin 60 और sin 60 रूट 3/2, तो हमारे पास हो जाएगा 10 into 5 रूट 3/2, कितना होगा 5 रूट 3 न्यूटन। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में, बात समझ आ रही है। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, इफ इट इज गिवन, इट इज अल्फा बीटा, वन मोर क्वेश्चन नोट डाउन, if a body of mass m kg, if a body of mass m kg is suspended, if a body of mass m kg is suspended with a rope and in equilibrium position, if the angle from the horizontal are alpha and beta, then what will be the tension T1 and T2? Then what will be the tension T1 and T2? एग्जाम में आया था एक बार टेंशन, तो इसको देखना है, करना वही है जैसे बताए थे, इट इज अल्फा, दिस इज आल्सो बीटा, अल्फा बीटा, ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। जब इसको कैलकुलेट करने की बात आए, ये होगा 90 प्लस बीटा होगा और ये होगा 90 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा mg, समझ आएगा। अब हम करेंगे क्या, यूजिंग द लामीज थ्योरम, T1 अपॉन sin 90 प्लस बीटा, देख लेना, T1 अपॉन sin 90 प्लस बीटा, it is equal to T2 upon sin 90 plus alpha. It is equal to mg upon sin 180 minus alpha plus beta. समझ में आएगा? sin 90 plus theta क्या होता है? cos theta. This implies that here T1 upon cos beta. This is equal to T2 upon cos alpha. It is equal to mg upon sin 180 minus theta, sin theta. So it is sin alpha plus beta.
Thus, this implies T1 is equal to mg cos beta upon sin alpha plus beta, and T2 it is equal to mg cos alpha upon sin alpha plus beta। तो इस तरह से हम लामीस थ्योरम का यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है। मोशन इन इक्विलिब्रियम बॉडीज, तो इक्विलिब्रियम ऑफ द कंकरेंट फोर्सेस है इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग अगर कहीं इक्विलिब्रियम में है, थ्री फोर्सेस हैं, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को पढ़ेंगे, हम लोग इक्विलिब्रियम में है और अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही, कई बॉडी कनेक्टेड हैं, तो व्हाट विल बी द टेंशंस, फोर्सेस, एक्सेलरेशंस, तो हम कैलकुलेट करेंगे और पढ़ेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी। ये बॉडी चल नहीं रही थी, चल भी रही थी तो विदाउट एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम की बात करते थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे, मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। हैव यू नोटेड इट? Yes, yes. Motion of connected bodies। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी, तो पहले तो हम ऐसे लेते हैं सिंपल ऐसे बॉडी लेवल से पूरी, एक बॉडी इज कनेक्टेड with the same rope, if the two bodies are connected, here mass m1, another mass m2, और ये हमारे पास पूरी है और एक फिक्स निश्चित रूप से m1 and m2 और two bodies are connected with a single rope। ध्यान में रखना, अगर एक ही रोप से कोई चीज कनेक्टेड है तो उसमें टेंशन सब में सेम आएगा। तो m1 की नीचे जो फोर्स लगेगा इट इज m1g, यहाँ जो फोर्स लगेगा इट इज m2g। We have to calculate the acceleration and the tension। यह ध्यान में रखना, जैसे m1 नीचे लगेगा m1g, टेंशन ऊपर लगेगा, जस्ट अपोजिट। टेंशन एक इलास्टिक फोर्स होता है जो वेट के जस्ट अपोजिट होता है, इधर खींचेगा तो उधर खींचेगा, यहाँ भी हालत, इधर खींचेगा तो उधर ऊपर खींचेगा। अब हमारे पास ये है if m1 is equal to m2, ध्यान रखना, if m1 is greater than m2, तो बॉडी विल मूव डाउनवर्ड। अगर m1 m2 से अधिक है तो बॉडी नीचे जाएगी। इट मींस m1g will be greater than the tension। थ्री बॉडी डायग्राम FBD करते हैं। FBD मतलब सिस्टम में भले बॉडी हो लेकिन हर बॉडी का इंडिविजुअल कितना फोर्स लग रहा है हम कंसीडर करते हैं। सब लगा हुआ तमाम फोर्सेस, EMG है, टेंशन है, लेकिन एक एक बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा FBD से हम कैलकुलेट करते हैं। FBD फ्री बॉडी डायग्राम इसको कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हम देखेंगे कैसे हो रहा है। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम नहीं यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स फोर्सेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमें देखना है कि m1g एक फोर्स लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है, m2g एक फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है। टेंशन सेम होगा, अगर कोई चीज अगर एक ही रोप से बंधी है तो टेंशन सेम, एक ही रोप है यहाँ से यहाँ तक पुली पर, तो टेंशन सेम होगा। अब m1g डाउनवर्ड है, m1 is greater m2, so body moves
moves downward, m1g minus t, अब बॉडी एक्सेलरेट भी करेगी, एक्सेलरेट करेगी, अनबैलेंस फोर्स जरूरी होना चाहिए। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, ध्यान रखिए, m1g माइनस टी इट इज m1a, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। यहां पे लिखेंगे मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड ऐसा होगा। तो अब हम मूव्स अपवर्ड की बात करें, ऊपर t है, नीचे m2g है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये t ज्यादा है किससे, m2g से, सामने वाली पर जा रही है, तो t माइनस m2g इट इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा, एक्सेलरेशन विल बी सेम, m2a, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2, मूव्स अपवर्ड, इसमें बॉडी मूव्स अपवर्ड। We have to calculate the tension and the acceleration. Adding 1 and 2, adding 1 plus 2, what you get here? T cancelled out, m1 minus m2g, it is equal to m1